नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। कल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा खतरा। कुछ जिलों के स्कूलों में घोषित की गई छुट्टियां। सावन के पहले सोमवार को प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार और नीलकंठ महादेव में लगा कांवड़ियों का जमवाड़ा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पौड़ी में लॉन्च किए गए पहाड़ी अंजीर यानी बेड़ू से बने उत्पाद। 2 होटलों और हिलांश को भेजे गए विभिन्न उत्पादों की पहली खेप। महिलाओं के रोजगार का बना जरिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वन विभाग और लोक निर्माण की समीक्षा। दोनों विभागों को परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। अब समाचार विस्तार से। मानसून आने के बाद से ही राज्य में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 13 जुलाई तक प्रदेश में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में भारी बारिश का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि 11 जुलाई को प्रदेश भर में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन कुमाऊं मंडल के अधिकांश इलाकों के साथ गढ़वाल मंडल के कुछ क्षेत्रों में भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान पक्के मकानों में रहने की सलाह दी है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण जगह जगह पहाड़ियां दरक रही हैं, जिससे लगातार भूस्खलन हो रहा है और सड़कें बंद हो रही हैं। देहरादून जिले के डाक पत्थर में यमुना नदी में बने टापू में कुछ लोग जलस्तर बढ़ने से फंस गए। सूचना मिलने के बाद एसडीआरएफ के जवान मौके पर पहुंचे और टापू पर फंसे लोगों को सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के अनुसार डाक पत्थर में यमुना पुल नंबर 1 के पास एक टापू है, जिस पर दैनिक श्रमिक फंस गए थे। बताया गया कि ये सभी रात को नदी किनारे ही रहते हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण हुए फंस गए। एसडीआरएफ ने वहां फंसे सभी 12 श्रमिकों को सुरक्षित बचाया। वहीं भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए आज प्रदेश के 7 जिलों देहरादून, उत्तरकाशी, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहे। देखिए, जो इस समय लगातार बारिश हमारे यहाँ चल रही है और उसकी वजह से तो रास्ते जगह जगह बंद हो रहे हैं, लेकिन साथ में जो प्रशासन मुस्तैद है वो भी जो रोड क्लियरेंस मशीनरी वो अपना काम कर रही है। और ठीक है, छोटे मोटे जो लैंडस्लाइड है या बोल्डर्स कहीं गिर रहे हैं तो उनको हटाने में शीघ्र ही वो कार्रवाई भी कर रहे हैं। परंतु अभी 2 दिन अगर मैं कहूँ 11-12 में, तो थोड़ा अगर आप धैर्य कर सकें, थोड़ा इंतजार कर सकें 2 दिन के लिए, तो मेरे ख्याल से उतना थोड़ा जो है ठीक रहेगा। क्योंकि आप अननेसेसरी जो रास्ते में फंसे रहेंगे, दिक्कत होगी, तो कहीं ना कहीं फिर आपका समय भी जाता है और रिस्क भी एक बना हुआ रहता है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद चंपावत और पौड़ी में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक संचालित सभी शासकीय और गैर शासकीय और निजी विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में कल 11 जुलाई को अवकाश घोषित किया गया है, जबकि चमोली में 11 और 12 जुलाई तक 2 दिन का अवकाश रहेगा। आज सावन माह का पहला सोमवार है। भगवान शंकर की पूजा के इस पावन माह के पहले सोमवार को देश भर से शिव भक्त कांवड़िए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। पहले सोमवार को भगवान का जलाभिषेक करने के लिए रविवार देर रात को ही नीलकंठ महादेव मंदिर में कतार लग गई थी। वहीं हरिद्वार के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के भक्तों ने जलाभिषेक शुरू कर दिया था। प्रसिद्ध बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर, दक्ष प्रजापति मंदिर, गौरी शंकर मंदिर, नीलेश्वर महादेव मंदिर के साथ ही अन्य शिव मंदिरों में भी शिव भक्तों का तांता लगा रहा। बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर के मुख्य पुजारी पुनीत पुरी का कहना है कि ये अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने तपस्या की। यहाँ जल चढ़ाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। प्राचीन बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर हरिद्वार अति प्राचीन मंदिर है। हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार यह
हरिद्वार देवभूमि भूत भावन भगवान भोलेनाथ की ससुराल है और श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि आज सुबह से ही भक्तों की बड़ी लंबी कतार लगी हुई है भगवान भोलेनाथ को दर्शन पाने के लिए। मेरठ से आए कांवड़िए विकास का कहना है कि वह बिल्वकेश्वर महादेव मंदिर की मान्यता के बारे में सुनकर यहां पर आए हैं। यहां उन्होंने जलाभिषेक किया और मां गौरी के दर्शन किए। बिल्वकेश्वर महादेव से यहाँ से जल चढ़ाने आए हैं। हमने सुना है कि यहाँ की मान्यता बहुत है, जो भी किसी की मनोकामना होती है, इच्छाएं पूरी होती हैं बिल्वकेश्वर महादेव की। हमने भोलेनाथ के दर्शन किए और माता गौरी कुंड रहे यहाँ। इधर उत्तरकाशी से लेकर पिथौरागढ़ तक सावन माह के पहले सोमवार को मंदिरों में शिव भक्त उमड़ पड़े। कांवड़ियों के साथ ही अन्य शिव भक्तों ने देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर समेत प्रदेश भर के अन्य मंदिरों में भी जलाभिषेक किया। पहाड़ी अंजीर यानी बेड़ू से बने उत्पादों को बाजार में उतारने के लिए पौड़ी के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान की कवायद रंग लाई है। जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी ने बताया कि 1,05,000 रुपए के विभिन्न उत्पाद देहरादून और कोडियाला के 2 बड़े होटलों के साथ ही हिलांश स्टोर सहित चारधाम यात्रा मार्गों पर बने अन्य स्टोरों के लिए जैम और चटनी के कुल 1,000 उत्पाद भेजे गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि बेड़ू से उत्पादों को बनाने का कार्य जनपद मुख्यालय पौड़ी से प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। शीघ्र ही जनपद के अन्य स्थानों में भी बेड़ू से उत्पाद बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में प्रतिवर्ष 600 कुंतल बेड़ू के उत्पादन की क्षमता है। वर्तमान में रीप परियोजना के तहत 36 गांवों की 550 महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों से बेड़ू का संकलन कर रही हैं। उन्होंने बताया कि पिछले 1 सप्ताह में ही विकासखंड पौड़ी, कोट, कलजीखाल, पाबोक, हिसू और एकेश्वर से 3 कुंतल बेड़ू संकलित किया गया। उनका एक एक्सपेरिमेंट था इस बार, उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई थी और उस इनिशियल स्टेज से ही हम लोगों ने मॉनिटर किया था। तो हार्वेस्टिंग सीजन जब अभी हमें मिला है बेड़ू या पहाड़ी अंजीर का, तो अभी हमारा जो फर्स्ट असाइनमेंट जा रहा है वो लगभग 1000 बोतल का जा रहा है और इसमें 30 रुपए की खरीद के बाद में लगभग 1 लाख रुपए से ऊपर की उसमें अर्निंग होती हुई दिख रही है महिला समूहों को। और जो हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड टारगेट है, हम शायद 300 से 400 क्विंटल तक इसे प्रोसेस करने वाले हैं और इससे जो इकोनॉमी जनरेट होगी 25 से 30 लाख की इकोनॉमी महिलाओं के लिए जनरेट होगी। साथ ही पौड़ी जिले में ग्रामीण उद्यम विवेक वृद्धि परियोजना यानी रीप के सहयोग से उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह ने विभिन्न प्रतिष्ठानों की मांग के अनुरूप 1 सप्ताह में जैम और चटनी के 1,000 उत्पाद तैयार किए हैं। इस परियोजना के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से 25-30 रुपए प्रति किलो की दर से बेड़ू खरीदकर उमंग स्वायत्त सहकारिता समूह को भेजा जाता है। आजकल ये जो बेड़ू का सीजन है वो बहुत अच्छा है, ये बरसात के सीजन में। और पहले के टाइम पे ये होता कि बेड़ू को कोई पूछता नहीं था और आज इस प्रोसेसिंग के माध्यम से बेड़ू की इतनी वैल्यू हो रखी कि गांव में जो महिलाएं एक प्रकार से उनको एक रोजगार भी मिला हुआ है कि वो पर किलो पे उनको 30-30 रुपए मिल रहा है और महिलाओं को अच्छा लग रहा है कि एक दूसरे देख रहे कि इतना बेड़ू वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। तो देखा देखी हर कोई होता है कि गाँव में, तो वो बहुत सारा बेड़ू इकट्ठा करके हमें भेज रहे हैं। बेड़ू में विटामिन सी, प्रोटीन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। इससे बने उत्पादों की बाजार मांग से आधा मांग ही पूरी हो पा रही है। रीप के परियोजना प्रबंधक कुलदीप बिष्ट ने बताया कि वर्तमान में बेड़ू से बने 2000 उत्पादों की मांग है, जबकि 1 सप्ताह में 3 कुंतल बेड़ू की प्रोसेसिंग से 1000 प्रोडक्ट तैयार किए गए हैं। बेड़ू की प्रोसेसिंग पे काम करने के लिए माननीय जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था। तो कृषि विभाग, उद्यान विभाग और रीप परियोजना की टीम ने पूरे जनपद के 15 विकास खंडों का सर्वे किया था और ये देखा था कि कहां पे बेड़ू के पेड़ उपलब्ध हैं, कितना उनसे अनुमानित बेड़ू उत्पादन होगा। तो इसमें हमारे सर्वे में ये निकल के आए थे लगभग 600 से 700 क्विंटल के आसपास बेड़ू अनुमानित यहाँ पे उत्पादन हो सकता है, जो कि वैली, मिड हिल और टॉप हिल में अलग अलग सीजन में पकता है। और उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे जो अपनी प्रोसेसिंग की प्लानिंग की है, इसमें जो है उद्यान विभाग, कृषि विभाग, रीप परियोजना और NRLM चारों जो स्टेक होल्डर हैं वो मिलकर इस पूरी प्रोसेस को तैयार कर रहे हैं और इसमें इन उत्पादों को तैयार किया जा रहा है।
पहाड़ के जंगली फल बेडू को पहचान दिलाने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के प्रयासों की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कर चुके हैं। एक अनुमान के अनुसार पौड़ी जिले में प्रति वर्ष 600 कुंतल बेडू के उत्पादन की क्षमता है। इसको अवसर में बदलकर अच्छी आमदनी की जा सकती है। पिछले एक सप्ताह में ही विकासखंड पौड़ी, कोट, कलजीखाल, पाबो, खीसू और एकेश्वर से 3 कुंतल बेडू संकलित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सशक्त उत्तराखंड @25 के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वन विभाग और लोक निर्माण विभाग की ओर से तैयार की गई अल्प, मध्य एवं दीर्घकालिक योजनाओं की समीक्षा की। वन विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कैंपा के तहत होने वाले कार्यों में और तेजी लाई जाए। ये सुनिश्चित किया जाए कि कैंपा के तहत प्राप्त हो रही धनराशि का समय पर और सही तरीके से उपयोग हो। वन संपदाओं से लोगों की आजीविका में वृद्धि करने की दिशा में लगातार प्रयास किए जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अखरोट, बांस और औषधीय पौधों को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड में कार्य किए जाए। बांज, सागौन, पॉपुलर को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य किए जाएं। पिरूल नीति से लोगों की आजीविका बढ़ाने के लिए और प्रयास किए जाएं। वन विभाग के अधिकारियों को व्यापक स्तर पर पौधरोपण के साथ ही फलदार और औषधीय पौधों के रोपण पर विशेष ध्यान दिया जाए। लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास, मंदिर माला मिशन के तहत हो रहे कार्यों, विभिन्न शहरों के विकास और भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए सड़कों के निर्माण के साथ ही विस्तार की दिशा में कार्य किए जाए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में युवा उत्सव 2023 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज नेहरू युवा केंद्र देहरादून की ओर से भी एक कॉलेज में युवा उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 9 सालों में युवाओं के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है। गुलामी की हर सोच को पीछे छोड़कर युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। हर फील्ड में युवा आगे बढ़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष विश्व का सबसे युवा देश है। 2/3 आबादी हमारी युवा है, और वो युवा जब सशक्त होकर के देश के निर्माण में लगेगी तो 2047 का भारत, जो हम विश्व का सबसे अग्रणी भारत देखना चाहते हैं, उस भारत को निर्माण करने में सक्षम होगी। इसको लेकर के अनेक विधाओं में, वो भाषण प्रतियोगिता हो सकती है, वो लेखन प्रतियोगिता हो सकती है, वो साहित्य रचना प्रतियोगिता हो सकती है, वो पेंटिंग प्रतियोगिता हो सकती है, वो सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण की प्रतियोगिता हो सकती है। जितनी भी विधाएं हैं, हर प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के हमारा युवा आगे बढ़े। युवा उत्सव कार्यक्रम 2023 में मोबाइल फोटोग्राफी प्रतियोगिता, युवा लेखन काव्य प्रस्तुति, यंग आर्टिस्ट चित्रकला प्रतियोगिता, सामूहिक सांस्कृतिक प्रतियोगिता के साथ जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को राज्य स्तर और राज्य स्तर के विजेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने का अवसर दिया जाएगा। इस अवसर पर सभी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नगद पुरस्कार राशि प्रदान की गई। अगर हम ज़मीनी स्तर पर बात करें तो इस तरह के जो मंच हैं, जो युवा उत्सव है या फिर अन्य जो उत्सव हमारे द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उनका एक ही उद्देश्य है, वो है युवाओं को एक मंच देना। उस मंच के द्वारा उनकी जो प्रतिभाएं हैं वो निखर कर आ सकती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट से नेशन तक हमारे जो बच्चे हैं वो जाते हैं, प्रतिभाग करते हैं। बहुत सारे बच्चे इन्हीं जो हम ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो युवा उत्सव है, इन्हीं से अपना एक करियर भी ढूंढते हैं। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। कल कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कुछ इलाकों में हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। बाढ़ और भूस्खलन का बड़ा खतरा। कुछ जिलों के स्कूलों में घोषित की गई छुट्टियां। सावन के पहले सोमवार को प्रदेश भर के मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार और नीलकंठ महादेव में लगा कांवड़ियों का जमवाड़ा। सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम।
पौड़ी में लॉन्च किए गए पहाड़ी अंजीर यानी बेड़ू से बने उत्पाद 2 होटलों और हिलांश को भेजे गए विभिन्न उत्पादों की पहली खेप महिलाओं के रोजगार का बना जरिया। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की वन विभाग और लोक निर्माण की समीक्षा। दोनों विभागों को परियोजनाओं का निर्माण कार्य समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD News_देहरादून, हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार।